नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज बुलेटिन अपडेट की शुरुआत करेंगे मंगलवार की रात दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने से, जहां एमसीडी और पुलिस की टीम रात 12 बजे मौके पर पहुंची, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसी के साथ एक सवाल गूंजने लगा कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन अब सुरक्षित नहीं रह गया? क्या सच में वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा? सवालों की ये गूंज उत्तराखंड तक जा पहुंची, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो और वीडियो ने मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। इसी बीच दुनिया भर की निगाहें वेनेजुएला पर टिकी हैं, जहां हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और आखिर में अभी अमेरिका की यात्रा करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए हालात और मुश्किल हो गए हैं। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के बाद वेनेजुएला के गृहमंत्री डियोसदादो काबेलो ट्रंप के निशाने पर बात नहीं मानी तो एक्शन लेंगे, अमेरिकी शर्तें मानने का दबाव डाला। वेनेजुएला से 5 करोड़ बैरल तेल लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा कमाई पर भी मेरा कंट्रोल रहेगा, इससे दोनों देशों को फायदा होगा। बांग्लादेश में नहर में कूदने से हिंदू युवक की हुई मौत, लोगों ने चोरी के आरोपों में पीछा किया, बचने के लिए युवक ने पानी में छलांग लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, मोदी मेरे अच्छे दोस्त लेकिन मुझसे खुश नहीं, भारत पर 50% टैरिफ को बताया वजह, साथ ही दावा किया कि मोदी मिलने आए, पूछा सर क्या आपसे मिल सकता हूं। दिल्ली में आधी रात पुलिस एमसीडी टीम पर किया गया पथराव, फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी टीम। पथराव में 5 पुलिसकर्मी हुए घायल, 5 उपद्रवी को किया गया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की रात मंगलवार को अचानक भारी तनाव देखा गया, जब तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी और पुलिस की टीम रात 12 बजे मौके पर पहुंची। करीब 12:30 बजे 32 बुलडोजर, 50 डंपर और 200 से ज्यादा मजदूर कार्रवाई के लिए तैनात हुए। जैसे ही बुलडोजर ने अतिक्रमण तोड़ना शुरू किया, स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी घटना के समय वहां मौजूद थे और लोगों को भड़काने का आरोप उन पर है। पुलिस उनसे जल्द ही पूछताछ करेगी। राजधानी दिल्ली की रात मंगलवार को अचानक तनावपूर्ण हो गई, जब तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी और पुलिस की टीम रात 12 बजे मौके पर पहुंची। लगभग 12:30 बजे 32 बुलडोजर, 50 डंपर और 200 से ज्यादा मजदूर कार्यवाही के लिए तैयार हुए। जैसे ही बुलडोजर ने कार्यवाही शुरू की, स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे। इस दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे और लोगों को भड़काने का आरोप उनके ऊपर है। पुलिस जल्द ही उनसे पूछताछ करेगी। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही के दौरान स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस और एमसीडी के बुलडोजर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। कार्यवाही के चलते मस्जिद के सामने की गली पूरी तरह बंद कर दी गई, जिससे इलाके के लोग काम पर नहीं जा पा रहे और जरूरी सामान तक नहीं पहुंच पा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्यवाही से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और मस्जिद के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है, जिसे लेकर उनका गुस्सा बढ़ गया। एमसीडी और पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए। रैपिड एक्शन फोर्स और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। देर रात शुरू की गई कार्यवाही सुबह तक लगातार जारी रही और पूरे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था। वहीं स्थानीय लोग मानते हैं कि कार्यवाही में अधिक संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी। ये मामला अब केवल अतिक्रमण हटाने का नहीं रह गया, बल्कि इसमें सामाजिक और राजनीतिक तनाव भी जुड़ गया है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एमसीडी की जो पैराफर्नेलिया, जेसीबी और सब आने वाले थे, 150 के आसपास लोग इकट्ठा हो गया और फिर इनको हमने समझाया। उसमें मैक्सिमम लोग अपने घर चले गए, फिर भी थोड़ा सा कम सम पीपल एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट रकस, थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ। उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपी से तो अपना फोर्स लेके उनको पुश बैक किया विद यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स।
उस कार्रवाई में 5 लोगों को, पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको मेडिकल। एमसीडी अधिकारियों ने कहा है कि अवैध कब्जों को हटाना कानून की अनिवार्य प्रक्रिया थी, लेकिन स्थानीय समुदाय के साथ संवाद बनाए रखना भी जरूरी था। फिलहाल मस्जिद के पास की गली बंद है और पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। आने वाले समय में प्रशासन इलाके में शांति बनाए रखने के लिए लगातार कार्यवाही करता रहेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है और सिर्फ पिछले 24 घंटे में 2 और हिंदू मारे गए। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो दिखा रहे हैं कि अल्पसंख्यक लगातार निशाने पर हैं, लेकिन वहां की यूनुस सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने इस मामले पर चिंता व्यक्त की और भारत सरकार से बांग्लादेश में सेना भेजकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये केवल धार्मिक हिंसा नहीं है, बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन अब सुरक्षित रहना नामुमकिन हो गया है? क्या सच में वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा? पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा चुकी है और केवल पिछले 24 घंटों में 2 और हिंदुओं की जान चली गई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो इस डरावनी हकीकत को बयां कर रही हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय लगातार टारगेट किए जा रही हैं, लेकिन यूनुस सरकार इस पर पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने इस हिंसा पर कड़ा संज्ञान लिया और भारत सरकार से बांग्लादेश में सेना भेजकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उनका कहना है कि ये केवल धार्मिक अत्याचार नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यूनुस चाहते हैं कि 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव टल जाएं। इसके लिए उन्होंने कट्टरपंथी जमात इस्लामी समूह को खुली छूट दे दी है और यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में 6 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। यूनुस की रणनीति ये है कि हिंसा और भय का माहौल बनाकर भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कमजोर किया जाए। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि यूनुस की इस चाल का मकसद सिर्फ चुनाव टालना नहीं है, वो चाहते हैं कि उनका और उनके समर्थकों का राजनीतिक दबदबा बना रहे। इसके लिए उन्होंने जमात इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी समूहों को सक्रिय कर दिया है। यूनुस का खेल ये है कि अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी रहे और राजनीतिक अस्थिरता बढ़े, ताकि अंतरिम सरकार की पकड़ मजबूत बनी रहे। भारत की सबसे बड़ी चिंता यही है कि चुनाव समय पर हो और चुनी हुई सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। तारिक रहमान की लोकप्रियता और भारत समर्थक रुख यूनुस के लिए खतरा बन गया है। उनका आगमन बांग्लादेश में हिंसा और डर के माहौल को बदल सकता है, क्योंकि वो खुलकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यूनुस की ये चाल अंतर्राष्ट्रीय नजर में भी ठीक नहीं बैठ रही। चुनाव टल जाएं तो यूनुस की पकड़ लंबे समय तक बनी रहेगी, लेकिन अगर तारिक रहमान या किसी चुनी हुई सरकार का गठन समय पर हो गया तो कट्टरपंथियों और यूनुस के रणनीतिक खेल को नाकाम किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहद नाजुक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत सरकार की सक्रिय भूमिका अब निर्णायक साबित होगी। यूनुस का ये बड़ा खेल रोकने के लिए सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा दबाव भी जरूरी है। आखिर सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को वास्तविक सुरक्षा मिल पाएगी? क्या यूनुस का खेल समय रहते रुक पाएगा? और क्या भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव 12 फरवरी के चुनाव को समय पर सुनिश्चित कर पाएंगे? आने वाले हफ्तों में यही देखने वाली बात होगी। वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे राज्य में एक बार फिर से आंदोलन छेड़ दिया है। 27 साल की अंकिता भंडारी की हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो और वीडियो ने मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि जो भी गलत करेगा, चाहे कोई भी हो, वो बच नहीं पाएगा। किसी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और पूरे राज्य में आज भी अंकिता भंडारी हत्याकांड की गूंज सुनाई दे रही है। एक बेटी की जिंदगी जो अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी, अचानक ही सबकी आंखों के सामने न्याय और सुरक्षा की लड़ाई बनकर उभर गई। इस मामले ने न केवल समाज को हिलाकर रख दिया है, बल्कि प्रशासन और सरकार के लिए भी एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। 27 साल की अंकिता भंडारी की हत्या की घटना ने राज्य को झकझोर दिया था। पुलिस के अनुसार घटना के तुरंत बाद ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस मामले में पहले ही तीनों मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो और वीडियो ने मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि इस केस में चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, गलत काम करने वाला चाहे कोई भी हो, वो बच नहीं पाएगा। किसी को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा। न्याय सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। इस पूरे मामले की गहन जांच के लिए SIT गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वायरल ऑडियो और वीडियो में कई विरोधाभास हैं। कुछ में हत्या की बात कही जा रही है तो कुछ में आत्महत्या का दावा। SIT इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है और फॉरेंसिक साइंस लैब की मदद से सभी साक्ष्यों को जांचा जा रहा है। धामी ने स्पष्ट किया है कि अगर इस मामले में किसी राजनीतिक नेता का नाम आता है तो ये पार्टी स्तर पर इंटरनल जांच का विषय होगा। उन्होंने सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम से अपील की है कि वो सामने आए और पूरी सच्चाई बताए। उन्होंने ये भी कहा कि वायरल ऑडियो में कई बातें सही नहीं हैं और सभी तथ्य सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य में इस घटना के बाद संवेदनशील माहौल है। लोग और सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे किसी भी महिला या युवा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वो अफवाहों में ना फंसे और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उत्तराखंड में कभी भी दोषी नहीं बचा। अंकिता हमारी बेटी है और हम उसके हक के लिए खड़े हैं। इस बयान ने राज्य की जनता को ये विश्वास दिलाया है कि न्याय की लड़ाई में सरकार पूरी तरह गंभीर है। अंकिता भंडारी की इस दुखद घटना ने हम सभी को याद दिलाया है कि कानून और सुरक्षा व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है। ये मामला केवल एक हत्याकांड का नहीं है, बल्कि समाज और प्रशासन के लिए चेतावनी है कि हर नागरिक को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। अब जनता की निगाहें SIT की जांच और सरकार के फैसलों पर टिकी है। इस पूरे मामले में SIT की जांच जारी है और सरकार हर पहलू पर नजर रख रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुनिया की निगाहें वेनेजुएला पर टिकी हैं, जहां राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस पर भारत ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने लक्समबर्ग दौरे के दौरान कहा कि वेनेजुएला की वर्तमान स्थिति सभी के लिए चिंता का विषय है। साथ ही सभी पक्षों से अपील की कि बातचीत और कूटनीतिक तरीकों से समाधान निकाला जाए। साथ ही वहां के आम नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को सबसे ऊपर रखा जाए। और एक बड़ी खबर है भारत के वेनेजुएला के रुख को लेकर। दुनिया भर की निगाहें वेनेजुएला पर टिकी हैं, जहां हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी कार्रवाई, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी और रातों रात बदलते हालात ने पूरी वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। इसी बीच भारत ने भी पहली बार साफ और स्पष्ट शब्दों में अपनी चिंता जताई है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने वेनेजुएला में मचे बवाल पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी और दुनिया को बताया कि भारत किस रुख पर है। जयशंकर ने लक्जमबर्ग दौरे के दौरान कहा कि भारत वेनेजुएला की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वहां जो भी कुछ हो रहा है वह किसी के लिए भी चिंता का विषय है। विदेश मंत्री ने अपील की कि सभी पक्ष बातचीत के जरिए समाधान निकालें। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी फैसले में वेनेजुएला के आम लोगों की सुरक्षा और भलाई सबसे ऊपर रखी जानी चाहिए। जयशंकर ने अपने बयान में कहा, हमने कल एक स्टेटमेंट जारी किया। हमारे स्टेटमेंट का सार यही था कि हम उन घटनाओं को लेकर चिंतित हैं और हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे बैठकर एक ऐसा समाधान निकालें जो लोगों की भलाई और सुरक्षा के हित में हो। वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उनके शब्दों में कोई दो राय नहीं थी कि राजनीतिक झगड़े का खामियाजा आम जनता को नहीं भुगतना चाहिए। विदेश मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि भारत और वेनेजुएला के रिश्ते कोई नए नहीं हैं। दोनों देशों के बीच बरसों से मजबूत और अच्छे संबंध रहे हैं। इसीलिए भारत चाहता है कि वेनेजुएला में हालात और बिगड़े नहीं और वहां के लोग सुरक्षित रहें। जयशंकर का यह बयान लक्जमबर्ग के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बैटल के साथ बैठक के बाद आया। इससे यह साफ हो गया कि भारत किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा, बल्कि शांति और संवाद का समर्थन कर रहा है।
भारत ने पहले भी अपनी चिंता व्यक्त की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला के हालात को लेकर बयान जारी किया और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दूतावास को अलर्ट मोड पर रखा। भारतीयों को फिलहाल वहां की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस पूरी स्थिति को देखें तो साफ है कि अमेरिका की कार्रवाई, मादुरो की गिरफ्तारी और अचानक बदलते हालात ने वैश्विक राजनीति को हिला दिया है। ऐसे में भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी दबाव में नहीं आएगा, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा और वेनेजुएला के आम लोगों की भलाई को प्राथमिकता देगा। जयशंकर के इस बयान से यह भी साफ हो गया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संतुलित और जिम्मेदार कूटनीति का समर्थन करता है और संकट की घड़ी में हर देश के लोगों की सुरक्षा पर जोर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। अभी अमेरिका जाने वाले विदेश यात्रियों के लिए हालात काफी कठिन हो गए हैं और खासकर भारतीयों के लिए ये और बड़ा सरदर्द बन गया है। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें लंबी पूछताछ और कई स्तरों की सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। फिंगरप्रिंट, फोटो, वॉइस प्रिंट, आंखों का आइरिस स्कैन, चेहरे की पहचान और कभी-कभी डीएनए जैसी संवेदनशील जानकारी भी ली जाती है। कई यात्रियों का कहना है कि ये प्रक्रिया केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराई जाती है, जिससे यात्रा और भी थकावट भरी और तनावपूर्ण हो जाती है। अभी अमेरिका की यात्रा करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए हालात और मुश्किल हो गए हैं। खासकर भारतीय नागरिकों के लिए यह और भी बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही यात्रियों को लंबी पूछताछ, बार-बार जांच और कई स्तरों की स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ रहा है। कई यात्रियों का कहना है कि एयरपोर्ट पर उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार जांच करानी पड़ती है। फिंगरप्रिंट, फोटो, वॉइस प्रिंट, आंखों का आइरिस स्कैन, चेहरे की पहचान और यहां तक कि डीएनए तक जैसी संवेदनशील जानकारी जमा की जाती है। कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों खड़ा रखा जाता है और कुछ मामलों में उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। इससे उनकी यात्रा पूरी तरह प्रभावित होती है और योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। यह पूरी प्रक्रिया अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की नई योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत इमिग्रेशन प्रक्रिया को बेहद सख्त किया गया है। अब केवल सवाल जवाब ही नहीं बल्कि हर विदेशी यात्री को एयरपोर्ट पर कई तरह की बायोमेट्रिक जांच से गुजरना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र, विदेशी कामगार और पर्यटक सभी को अमेरिका में आने और जाने के समय फोटो खिंचवाना अनिवार्य होगा। अमेरिकी अधिकारी कहते हैं कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और इमिग्रेशन सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि इसका असर जमीनी स्तर पर यात्रियों पर काफी गंभीर पड़ रहा है। वैध वीजा और दस्तावेज होने के बावजूद कई यात्रियों को बार बार सेकेंडरी स्क्रीनिंग के लिए भेजा जा रहा है। कुछ को बोर्डिंग से ही रोक दिया जाता है, जिससे उनकी यात्रा पूरी तरह बिगड़ जाती है। DHS का कहना है कि एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग हमेशा कानून प्रवर्तन से जुड़ी नहीं होती, बल्कि यात्रा के पैटर्न, रैंडम सिलेक्शन या अन्य परिस्थितियों के आधार पर भी हो सकती है। इससे यात्रियों में नाराजगी और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालात को संभालने के लिए DHS ने ट्रेवल रेड्रेस इंक्वायरी प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत ऐसे लोग जिन्हें गलत तरीके से रोका गया हो या जिनकी जांच में देरी हुई हो, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सिस्टम में मौजूद गलत जानकारी को सुधारने का अनुरोध कर सकते हैं। अमेरिका जाने से पहले यात्रियों को अपनी वीजा एप्लीकेशन बहुत सावधानी से भरनी होगी। यात्रा की तारीख, स्थान, पासपोर्ट और अन्य संबंधित जानकारियों में कोई भी गलती आने पर बाद में बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए मौजूदा हालात में अमेरिका की यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा सतर्कता और सावधानी से करनी होगी। यात्रियों को लंबी पूछताछ, कई स्तरों की स्क्रीनिंग और कभी-कभी घंटों तक रोकने जैसी परिस्थितियों के लिए मानसिक और योजना दोनों रूप से तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। तो आज के इस बुलेटिन अपडेट में सिर्फ इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।